अमेरिका और इजराइल एक इस्लामिक कंट्री ईरान के पीछे आखिर क्यों लगा है, जबकि दुनिया में लगभग 58 इस्लामिक कंट्री है। न ईरान पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर पावर है, न मिडल ईस्ट की तरह रिच कंट्री है, न अदर इस्लामिक कंट्री की तरह सुपर डेवलप। फिर भी टारगेट सिर्फ ईरान ही क्यों? क्या ईरान सच में इतना बड़ा थ्रेट है या इसके पीछे कोई और हिडन पावर गेम चल रहा है? आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही क्यों हुआ और अमेरिका जैसे सुपर पावर ईरान के सामने कैसे घुटने टेक दिया? तो चलो आज की वीडियो में सब कुछ एक एक करके समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 85 साल पहले, एक ऐसे वक्त से जब दुनिया जल रही थी और इकोनॉमी हर कंट्री का गिर रही थी। और वो वक्त था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया मेनली दो कैंप्स में बटी हुई थी। एक साइड था यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस और उनके एलाइज, और दूसरे साइड में थे जर्मनी, जापान और उसके साथी। इनिशियली ईरान तो बहुत न्यूट्रल था, लेकिन जैसे जैसे वार बढ़ता गया, बड़े पावर को ईरान की ऑयल पे नजर भी बढ़ता गया। फिर क्या, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटिश एम्पायर ने ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया। देखते देखते ईरान ने अपने बहुत सारे जमीन खो दिया। एक साइड सोवियत यूनियन नॉर्थ पार्ट ऑफ ईरान को कैप्चर कर लिया, दूसरी साइड से ब्रिटिश एम्पायर साउथ पार्ट ऑफ ईरान को कैप्चर कर लिया, इंक्लूडिंग मेजर ऑयल फील्ड। ईरान जो वार में न्यूट्रल था, फिर भी अपना ही जमीन पर कंट्रोल खो बैठा और ऑयल फील्ड से भी हाथ धो बैठा। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, जो भी एलाइड के फोर्स से धीरे धीरे ईरान से निकलने लगा, लेकिन ऑयल का कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर अपने हाथ में रखा था। उस समय के ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक, उन्हें यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि ईरान के ऑयल ईरान के नहीं बल्कि ब्रिटिश के कंट्रोल में हो। तब मुसादिक ने डिसाइड किया कि ईरान के ऑयल अब ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं बल्कि ईरान खुद अपने ऑयल को कंट्रोल करेगा और उसका फायदा डायरेक्टली ईरान के लोगों को मिलेगा। ये बात जैसे ही पता चला ब्रिटिश एंड अमेरिका को, उसको अब मुसादिक से खतरा महसूस होने लगा। ये वही मोमेंट था जहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। मुसादिक का डिसीजन सीधा चैलेंज था ब्रिटिश के ऑयल इंटरेस्ट को और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को। ब्रिटिश और अमेरिका दोनों समझ गया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो ईरान उनके कंट्रोल से निकल जाएगा। फिर क्या होना था? अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस CIA एंड ब्रिटिश एंड उसकी इंटेलिजेंस MI6 दोनों ने मिलकर 1953 में शुरू किया एक सीक्रेट गेम, एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन एजेक्स। ऑपरेशन एजेक्स ने ईरान की पूरी सिस्टम पलट दी। मोहम्मद मुसादिक को पावर से हटा दिया गया, उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई और उनकी जगह बैठाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी। आखिर ये शाह थे कौन? अमेरिका इसको क्यों सपोर्ट किया था? तो शाह एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर्सन था, जिसको वेस्टर्न की रहन सहन, खाना पीना, डांस पार्टी सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। शाह अमेरिका के लिए बस एक पपेट था मिडिल ईस्ट में। फिर धीरे धीरे शाह ने ईरान को बदलने लगा। वेस्टर्न क्लॉथ कॉमन हो गया, इंग्लिश म्यूजिक और फिल्म ट्रेंड बनने लगा, डांस पार्टी और ओपन कल्चर स्प्रेड होने लगा। एक ट्रेडिशनल इस्लामिक सोसाइटी धीरे धीरे वेस्टर्न लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। ईरान के रिलीजियस और ट्रेडिशनल लोगों को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि उसकी पहचान खत्म हो रही है, उनकी आइडेंटिटी छीना जा रहा है, उनका कल्चर धीरे धीरे मिटाया जा रहा है और उनके देश पर बाहर की ताकतों का कंट्रोल बढ़ रहा है। एक तरफ शाह और वेस्ट का कंट्रोल और दूसरी तरफ लोगों के अंदर उभरता हुआ रेजिस्टेंस। ये गुस्सा धीरे धीरे एक आग बन रहा था पूरी ईरान में, और ये सब कुछ एक शख्स चुपचाप दूर से देख रहा था, जिसका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। फिर यहाँ से शुरू होती है खोमेनी की एंट्री। खोमेनी ने लोगों को ज्वाइन किया और ओपनली वेस्टर्न कल्चर और शाह के रूल के खिलाफ बोलना शुरू किया। वो सबको कहने लगा ईरान अपनी असली आइडेंटिटी खो रहा है और देश पर बाहर की ताकतों का कंट्रोल है। खोमेनी सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं था, वो एक पूरी सिस्टम चेंज करना चाहता था। उसका विजन था ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का, जहां लॉज रिलीजियस के अकॉर्डिंग हो। फिर देखते देखते इसके साथ बहुत लोग जुड़ने लगा, इसको सपोर्ट करने लगा। फिर बढ़ती हुई खोमेनी की आवाज को देखकर शाह ने सोचा अगर आवाज को ही खत्म कर दिया जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर क्या, शाह ने खोमेनी को अरेस्ट कर लेता है और उसके बाद अपने ही देश से निकाल कर उसको इराक भेज देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहां से भी निकाल के फ्रांस भेज दिया जाता है। लेकिन खोमेनी के फॉलोअर खोमेनी के स्पीचेस को टैप्स के थ्रू ईरान में सीक्रेटली फैला रहा था। लोग उन्हें सुन रहे थे, यानी उसको देश से बाहर निकालने के बाद भी उसकी पावर कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। शाह की ये सारी मनमर्जी पूरी देश देख रहा था। अब तक जो गुस्सा अंदर था वो अब सड़कों पर आने लगा और देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर 1978 में ईरान में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मिलियंस लोग सड़कों पर आ गए, वर्कर, स्टूडेंट्स, रिलीजियस ग्रुप, और सबका एक ही डिमांड, शाह को हटाओ। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि ऑयल प्रोडक्शन रुकने लगा, इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लगा, आर्मी भी लोगों पर कंट्रोल
हो रही थी। सोल्जर ने भी ऑर्डर फॉलो करना बंद कर दिया। फिर क्या, शाह का द एंड हुआ और 16 जनवरी 1979 शाह ईरान छोड़कर भाग गया और वो कभी वापस ईरान नहीं आया। शाह के भागने के सिर्फ 15 दिन बाद हिस्ट्री ने एक ऐसा टर्न लिया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाया। एंट्री होती है उसी शख्स की जिसको शाह ने देश से निकाल दिया था, लेकिन जिसे ईरान के लोगों ने कभी अपने दिल से नहीं निकाला। वही लीडर जिसकी आवाज लोग चुपके से रिकॉर्डिंग और टैब्स में सुनते थे, और वही आवाज जिसने पूरे देश में रिवॉल्यूशन की चिंगारी भड़काई। 1 फरवरी 1979 को खोमेनी जेल से वापस ईरान लौट आता है। उसकी वेलकम के लिए सड़कों पर मिलियंस लोग आए थे। हर तरफ बस एक ही नाम, एक ही चेहरा, लोग रो रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे। ये सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं था, ये एक कंप्लीट पावर शिफ्ट था और ईरान हमेशा के लिए बदल चुका था। इस मोमेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। फिर खोमेनी आकर के चेयर में बैठता एज ए फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। बैठते ही उसने पावर अपने हाथ में ली और ईरान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। उन्होंने गवर्नमेंट्स, आर्मी, सिस्टम सब पर कंट्रोल ले ली। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, कल्चरल चेंज रिवर्स किया गया और सबसे बड़ा स्टेप, यूनाइटेड स्टेट को ऑफिशियली एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया। फिर ईरान के कुछ स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया गया। इस इवेंट के बाद ईरान और यूएस रिलेशन कंप्लीटली टूट गया और यहीं से अमेरिका की दुश्मनी परमानेंट हो जाती। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक इंसल्ट था, एक चैलेंज था। और इस इंसल्ट के बाद अमेरिका चाहता था कि ईरान को किसी भी तरह वीक किया जाए। फिर होता ये कि अमेरिका को एक नया प्लेयर मिलता है जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। हुआ ये था, एक रिवर है शत अल अरब जो इराक और ईरान के सरजमी में बहती है, जिसमें दोनों कंट्री उस पर कंट्रोल चाहता था और ये टेंशन 1960 से चल रहा था। फिर दोनों कंट्री टेंशन भुला के एक समझौता किया 1975 में और एक एग्रीमेंट भी साइन किया जिसका नाम था अल्जियर्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों कंट्री को 50-50% रिवर दे दिया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन इससे खुश नहीं था। उसका गोल क्लियर था कि रिवर का कंट्रोल सिर्फ इराक का होनी चाहिए। फिर होता ये 1980 में सद्दाम हुसैन एग्रीमेंट तोड़ देता है और ईरान पर अटैक कर देता है और यहीं से स्टार्ट होती है ईरान वर्सेस इराक की वार। 1980 से 1988 तक ये वार 8 साल तक चलता है। इस वार में लाखों लोग मरते हैं, सिटी बर्बाद हो जाते हैं। 8 साल के तबाहकुन जंग के बाद इसमें कोई क्लियर विनर नहीं था। दोनों कंट्री लड़ के थक चुकी थी, टूट चुकी थी अंदर से। फिर 1988 में दोनों कंट्री ने समझौता किया और दोबारा वही एग्रीमेंट पे साइन किया जो पहले किया था। इस बार में अमेरिका डायरेक्ट फाइट तो नहीं किया था इराक के साथ, लेकिन इराक को बहुत सपोर्ट किया था इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, रिसोर्स, पॉलिटिकल बैकिंग, क्योंकि अमेरिका का मेन एम यही था कि ईरान को कैसे भी करके कमजोर किया जाए। 1988 में इराक के साथ ईरान की जंग खत्म हुई। जंग खत्म होने के 1 साल बाद ही ईरान में एक और हादसा हो जाता। होता यह है कि 1989 में खोमेनी की डेथ हो जाता है। खोमेनी के मरने के बाद उसकी जगह आता है एक नया लीडर, अली खामेनेई। लीडर तो बदल चुका था ईरान, लेकिन सोच नहीं बदली। खामेनी के आने के बाद ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। एडवांस मिसाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, एडवांस ड्रोन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। इराक, सीरिया, लेबनान जैसे कंट्री में अपने इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट कर दिया और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी ईरान अब सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक रीजनल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा था। जब ये सब हो रहा था ईरान में, तो उधर यूएस और उसके एलाइज को ये सब एक डायरेक्ट थ्रेट लगने लगा। फिर शुरू हुआ प्रेशर का गेम। अमेरिका ईरान के ऊपर हेवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, उसको ग्लोबल सिस्टम से आइसोलेट कर दिया जाता है, कई रिस्ट्रिक्शंस और लॉज इंपोज किया जाता है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। एक तरफ यूएस और उसके एलाइज स्टेबिलिटी और कंट्रोल चाहता था मिडिल ईस्ट में, दूसरी तरफ ईरान अपनी पावर बढ़ाना चाहता था मिडिल ईस्ट। दोनों के गोल टकरा रहा था और टेंशन पीक पर पहुंच रहा था। इधर इराक 8 साल जंग लड़ने के बाद वो अंदर से खोखला हो चुका था, अंदर से कमजोर हो चुका था। और इराक जब जंग लड़ रहा था 1980 से 1988 तक, इस टाइम 8 साल के ड्यूरेशन में इराक ने बहुत सारे कर्ज लिया था मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री से। और मिडिल ईस्ट के कंट्री इराक को भी इसलिए पैसे देते थे क्योंकि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री को भी डर था कि ईरान कहीं सुपर पावर उस रीजन का ना हो जाए। तब अपने फायदे के लिए मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री मिलकर इराक को तो पैसे दे चुके थे, बट जंग जैसे खत्म हुआ, इराक के पास न पैसे बचा था, न इकोनॉमिक, न रिसोर्स, सिर्फ बचा था तो ह्यूज कर्ज। अब क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी, सारे कंट्री इराक से पैसे मांग रहे थे और इराक के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आया कुवैत की तरफ से। कुवैत अपना पैसा मांग रहा था इराक से, लेकिन इराक देने की पोजीशन में नहीं थी। और इसी बीच कुवैत ने एक और स्टेप लेता है। वो करता ये है कि अपना ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ा देता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जब ऑयल सप्लाई बढ़ता है तो ग्लोबल प्राइस गिरता है और यही हुआ, ऑयल की प्राइस गिरने लगी। इराक की इकोनॉमी ऑलरेडी टूट चुकी थी और अब उसकी सबसे बड़ा इनकम ऑयल, उसकी वैल्यू भी गिरने लगी। मतलब एक तरफ कर्ज चुकाना और दूसरी तरफ इनकम कम होती जा रही थी। इराक एक ट्रैप में फंस चुका था। कुवैत बार बार पैसे मांग रहा था और इराक देने की हालत में नहीं था। 8 साल की तबाहकुन वार ने
ने इराक को अंदर से तोड़ दिया था और ऊपर से कुवैत का ऑयल प्रोडक्शन उसकी बची हुई इकोनॉमी को भी दबा रहा था। अब सद्दाम हुसैन के पास एक ही रास्ता बचा था, कुवैत को कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन सद्दाम को एक डर भी था, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका से इनडायरेक्टली बात की। अमेरिका ने कहा कि ये आपका रीजनल मैटर है, हम इस बीच में नहीं आएंगे। और फिर 1990 में इराक कुवैत पर हमला कर देता है और कुछ ही टाइम में कुवैत को कैप्चर कर लेता है। ये सिर्फ एक कैप्चर नहीं था, ये मिडिल ईस्ट के लिए एक शॉक था। अब पूरे रीजन में डर फैल जाता है। ये डर ये था कि अगर सद्दाम हुसैन कुवैत ले सकता है तो कल किसी और को भी टारगेट कर सकता है। कुवैत के लीडर और गल्फ कंट्री तुरंत एक डिसीजन लेता है और अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका इसी का तो इंतजार बरसों से कर रहा था और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री मिलके ये चांस उसको दिया। तो अमेरिका ने ये सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री को कहा कि ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम इराक को कुवैत से हटा देंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर आप मुझे मिलिट्री बेसिस बनाने की इजाजत दो। और फिर क्या, गल्फ कंट्री के पास ऑप्शन ही क्या था, एक तरफ सद्दाम का थ्रेट और दूसरी तरफ अमेरिका की पावर। फिर मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री उसको इजाजत देते हैं अपनी मिलिट्री बेसिस बनाने की। अमेरिका आके इराक को कुवैत से बाहर निकाल देता है। फिर 2003 में अमेरिका इराक पर दोबारा अटैक करता है और सद्दाम को फांसी दिला देता है। अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर पूरी मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री बेसिस बना लेता है और ये वही सारी मिलिट्री बेसिस है जहां से आज अमेरिका हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में कभी भी किसी एक पावरफुल लीडर को डोमिनेट नहीं करने देना चाहता है। उसने सद्दाम हुसैन को मारा, गद्दाफी को मारा, खामेनी को मारा, ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर को खत्म कर दिया गया। नाउ आज ईरान अमेरिका के इसी मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। अभी तक ईरान ने सारे बेसिस में टारगेट किया है। उन्होंने कतर के बेसिस पे टारगेट किया, सऊदी अरब के बेसिस में टारगेट किया, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, इराक, मल्टीपल बेसिस को ईरान ने टारगेट किया है। आपने सुना होगा ईरान ने बिल्डिंग, सिविलियन, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी टारगेट किया। जहां पे भी अटैक हुआ है वहां या तो इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है या साइबर ऑपरेशंस या इनडायरेक्टली फंडिंग या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। अमेरिका इस जंग में अभी तक 25 बिलियन का लॉस कर चुका है और इस बार में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही हुआ है, ईरान की इतनी नुकसान नहीं हुआ। नाउ आपके दिमाग में एक सवाल भी यहाँ पे आ रहा होगा कि एक सुपर पावर अमेरिका जैसे देश ईरान जैसे कंट्री से इतना नुकसान कैसे उठाना पड़ा और क्यों एक न्यूक्लियर पावर कंट्री एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री से बात करने पर मजबूर हो गया। और इस सब का एक ही आंसर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है और ये सारा ऑयल आता है सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे कंट्री अपने ऑयल इसी नैरो रूट से पूरी दुनिया तक भेजता है। अगर आप मैप देखो, एक साइड है ओमान, दूसरी साइड है ईरान, दोनों के बीच में एक नैरो पैसेज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरबियन सी तक। 33 किलोमीटर वाइड होने के बावजूद भी शिप कहीं से भी नहीं गुजर सकता। शिप सिर्फ कुछ किलोमीटर की कॉरिडोर से ही गुजर सकता है। यू माइट बी थिंकिंग शिप ओमान की साइड से भी सेफली निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिप को एक फिक्स रूट फॉलो करना पड़ता है। रीजन, डीप वाटर रिक्वायरमेंट, नेविगेशन सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये कोई नॉर्मल बोट नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर होते हैं। अगर फिर भी कोई ट्राई करे स्ट्रेट को पास करने के लिए तो ईरान स्ट्रेट पे माइल्स डाल रखा है और उसके पास फास्ट अटैक बोट, एंटी शिप मिसाइल्स एंड ड्रोन भी मौजूद है अटैक करने के लिए। अब सवाल ये है, अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं? इसका आंसर है यस, अल्टरनेटिव है। दो ऑप्शंस है। नंबर 1, सऊदी पाइपलाइन जो ईस्टर्न सऊदी ऑयल फील्ड से रेड सी तक कनेक्ट करता है, लेकिन कैपेसिटी लिमिट है, सब ऑयल कैरी नहीं कर सकता। ऑप्शन 2, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो यूएई ऑयल फील्ड से अरबियन सी साइड तक जाता है, बट अगेन लिमिट कैपेसिटी, सब ऑयल कैरी नहीं कर सकते। ये दो पाइपलाइन तो है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फुल रिप्लेसमेंट नहीं है। और सिर्फ बात कैपेसिटी की नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा ईरान के साथ बढ़ता है तो ईरान अपने ड्रोन, अपने मिसाइल से ये सारे पाइपलाइन को तबाह नष्ट कर सकते हैं। अगर सऊदी किसी तरह रेड सी तक अपना ऑयल लेकर भी अगर आ जाए पाइपलाइन के थ्रू या फिर रोड के थ्रू, ईरान रेड सी को भी ब्लॉक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ यमन, क्योंकि यमन ईरान के साथ है और यमन ने इससे पहले भी इजराइल के लिए रेड सी को ब्लॉक किया था। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक रूट नहीं, ग्लोबल पावर प्रेशर पॉइंट है। और यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर में ट्रम्प आता है, क्योंकि अब हर कंट्री ट्रम्प को बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए ये रूट ओपन रहनी चाहिए क्योंकि वार तुमने स्टार्ट किया है। अब जब ट्रम्प ईरान को कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो तो ईरान कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी ओपन करेंगे जब आप हमारे ऊपर सैंक्शन हटाओगे और जो हमारे नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करोगे। और 10 पॉइंट ईरान की है और ईरान की कहना कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को मानते हो, एग्री करते हो, तब जाकर के हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर यूएस ईरान की निगोशिएशन एक्सेप्ट करता है तो उसकी इज्जत
और सुपर पावर की जो टैग है वो खत्म हो जाएगा। अगर यूएस नहीं मानता है तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा और सारे कंट्री मिलकर ट्रम्प के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। उसकी सोच से भी ज्यादा ईरान मजबूती से फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है और उसको भी कंट्रोल करना ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक ग्लोबल प्रेशर ट्रम्प के ऊपर, एक ईरान की प्रेशर, एक खुद की कंट्री में उनके लोग जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है उसका प्रेशर। अभी ट्रम्प हर तरफ से प्रेशर झेल रहे हैं और उसके साथ कोई नहीं दे रहे। उन्होंने नाटो से भी हेल्प मांगा ईरान के साथ लड़ने के लिए, नाटो ने भी मना कर दिया। यूरोप से हेल्प मांगा, यूरोप भी साफ साफ मना कर दिया। जब सबके ट्रम्प को मना कर दिया तो ट्रम्प के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब जाके ट्रम्प ने सीज फायर की और जो ईरान के 10 पॉइंट थे, जो ईरान ने डे 1 से कह रहे थे कि आप 10 पॉइंट मेरा मानो, आप एक्सेप्ट करो, एग्री करो, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलेंगे। तब जाकर वो 10 पॉइंट अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। हियर द 10 पॉइंट्स, आप एक बार खुद स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए। ईरान जितनी बहादुरी से एक न्यूक्लियर पावर कंट्री से लड़ा है, एक सुपर पावर को घुटने में ला करके अपने पॉइंट्स को मनवाया है। हिस्ट्री हमेशा ईरान की इस वार को याद रखेगा। 58 मुस्लिम कंट्री को दिखा दिया है कि अगर यकीन हो खुदा पे तो क्या न्यूक्लियर और क्या सुपर पावर, आप किसी से और कहीं पे भी जीत हासिल कर सकते हो। जय हिंद।